बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल तकमील की तरफ जा रहा है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन अपने उठने वाले सवालों के जवाब भी दे रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स भी जारी कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले ISPR का एलामिया भी सामने आया, जिसमें इंतखाबात के हवाले से कहा गया है कि इंतखाबात में मुसल्लह अफवाज ने आवाम को महफूज माहौल फराम किया, मगर कुछ अनासर की जानिब से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है जो कि काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी टीम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला एक मस्बत तशख़्ख़ुस था। फिर जब वो इत्तेहादी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हुई, लेकिन वो इन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, जिसकी वजह शहबाज शरीफ पेचीदा मसाइल बताते रहे। अब शहबाज शरीफ एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस बार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कई तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन इस बार इन तवक्कुआत के साथ कई खदशात भी हैं। शहबाज शरीफ साहब इन चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो रहे हैं। वो नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से कल आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की। जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को यकीन दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। आज प्राइम मिनिस्टर बारिश से मुतासरा शहर गवादर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतासरीन को अपनी बिसात के मुताबिक इमदाद की ये कोई एहसान नहीं, बल्कि बतौर मुंतखब हुकूमत हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवक्कुआत पर पूरा उतरना उनके लिए मुमकिन होगा। उन्हें काबीना की तश्कील में किन अहम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को कितनी कामयाबी के साथ लेकर चल सकेंगे, सारे सवाल हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर के सामने हैं। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला बड़ा सवाल तवक्कुआत और खदशात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत कैसा रहेगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मसाइल जो इस वक्त नई हुकूमत ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके साथ है। अब जिस तरह से उन्होंने गवादर का दौरा भी किया और उन्होंने एक बड़ी मुस्बत बात की कि ये हमारा फ़र्ज़ है, मैं कोई नंबर बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आया। आपके ख्याल में, क्योंकि जो PDM का दौर जिसमें पहली दफ़ा उन्हें मौका मिला वज़ीर आज़म बनने का शहबाज शरीफ को, लेकिन उस तरह से वो तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सके, एक नाकामी का लेबल उन पर लगा। आप दूसरा दौरे हुकूमत किस तरह रहेगा आपके ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का? बहुत सी तवक्कुआत और खदशात उनके सामने हैं। और सर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया तश्कील देंगे जी, वो भी उस पर भी कॉमेंट कर दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो उनकी काबीना की तश्कील बताएगी कि वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। जैसे हमने रात खबर दी थी कि जो एक निजी बैंक के सरबराह हैं औरंगजेब साहब, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चूँकि इतला ये है कि उनकी सिंगल नेशनैलिटी है जो पाकिस्तानी नहीं है, तो डुअल वाले की और बात होती है और ये सिंगल है, तो वो क्या उसको फारगो करेंगे। और फिर चूँकि यहाँ पे जो एग्जेक्टिव पोजीशन है वो सिर्फ मिनिस्टर की है और वो एडवाइज़र की भी नहीं है, क्योंकि वो फैसला कोर्ट के ज़रिए हो चुका है कि उनको मिनिस्ट्री का इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं, क्योंकि डार साहब का आ रहा है कि जी शायद वो उधर फाइनेंस की बजाय फॉरेन अफेयर्स में जाएं, और मतलब ये काबीना के ऊपर बात हो रही है। तो जो आपने कोर कमांडर की बात कही, उसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि 9 मई वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, और उससे अगले पैरे में बड़ी खुल खिला के उन्होंने बात की है। वो सिंपल मैसेज ये है कि जी हमने इलेक्शन कराने थे, हमने इलेक्शन की ड्यूटी दी और उस पर किसी को शिकायत है तो बताएं। और ये सियासी जमातें, मखसूस सियासी जमात आप कह लें कि वो हमारे ऊपर यानी मुसल्लह अफवाज पे कीचड़ उछाल रही है सियासी मकसद के लिए। बड़ा क्लियर और वाज़े मैसेज है, ये PTI को समझना चाहिए, ये उनके फॉलोअर्स को समझना चाहिए कि यहाँ पे बैठ के बात कर देना बड़ा आसान है कि जी आप सोशल मीडिया पे कर लें, फ़ौज को मतून कर दें। ये हमारे यहाँ एक फ़ैशन बन गया है। मेरा ख्याल है इस फैशन से बहुत सारों को अभी ये समझ आ रही है कि शायद हम सोशल मीडिया के हीरो हो गए हैं, लंबी फॉलोइंग हो गई है, तो वो लंबी छोड़ भी रहे हैं। 1-2 को हाथ लगे हैं और बाकियों के ऊपर नया ला तो बनना ही बनना है। पहले रुक गया था, अब बनेगा, और ये दुनिया भर में है। वहाँ इंडिया में मोदी को देख लें वो क्या कर रहा है। हम जर्नलिस्ट हैं ना, खबर देते हुए, तज्जिया करते हुए, दोनों सूरतों में कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम क्या उस रुपए को जो यूट्यूब की सूरत में डॉलर गिरता है या व्यूज के लिए जो एक्स पे गिरते हैं, हम पाकिस्तान के हर इदारे को मलियामेट करेंगे अपनी सियासी उस बात के लिए कि जी देखें यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ाना अडियाला पे हेलीकॉप्टर भेजते हैं, वो चीफ जस्टिस को अरेस्ट करा देते हैं, वो आर्मी चीफ को अरेस्ट करा देते हैं, और उनके व्यूज़ आप देखें। ये देखने वाले और सुनने वालों को भी देखें कि किस कदर मस्त किया हुआ है।
और वो रोजाना यही काम करते हैं। तो इशू ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आपको चलाना है तो आपको बहुत सारे सख्त फैसले करने होंगे। कम से कम मैं तो उन फैसलों के हक में हूं कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर उठ के आप पॉलिटिकली जो बात करनी है करें और उसका सबूत भी फराहम करें। सही। मतलब ये नहीं है ना कि आप उठ के जिस पे मर्जी इल्जाम लगा दें। आपको सुप्रीम कोर्ट हमें इजाजत देती है कि उनका जो डिसीजन आ जाए उसके ऊपर आप खुल के तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी किसी ख्वाहिशात बताएंगे, जी जज साहब की ये ख्वाहिश थी और उनको ये 2 सर पेश कर दिए गए, तो उन सरों को पेश करने के आपके पास सबूत तो होना चाहिए ना कि ये ख्वाहिश थी और ये हुआ है, फिर तो बात है। तज्जिया और बात है, जब आप लोगों को मलाइन करते हैं उसके ऊपर तो आपको जवाब भी देना चाहिए, सबूत आपके पास मौजूद है। तो मैं अगर खबर दूं तो सबूत होना चाहिए ना मेरे पास। फिर मुझे साफी बन के उसके उस लिबादे में नहीं घुसना चाहिए कि जी बड़ा फैशन है जी, यहाँ पे हमने बड़े बड़े बहादुर हैं जी, होंगे जी, हम भी 33 साल से यही काम कर रहे हैं। हमने FIR भी मेरे अपने नाम पे 16 सफ़े की FIR हुई, हमने वो भी बाकायदा सही जमानतें कराई, हम कोई माफी मांग के नहीं निकले थे कहीं से। ये जर्नलिस्टों का काम है, पर्चे भी होते हैं, बात भी होती है। और दूसरी बात, जब आप पाकिस्तान के साथ खेलने लग जाते हैं, इदारों के साथ खेलने लग जाते हैं, तो फिर आपको जवाब भी उतना ही देना पड़ता है ना, फिर आप सियासत में आ गए। तो अब ये जो बात हो रही है शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ को बिल्कुल आम आदमी के लिए काम करना होगा और वो काबिल गिरफ्त हैं और उन्हें इसका जवाब देना होगा कि IMF के साथ मुआहदा आपकी मजबूरी है, हुकूमत आपने ली, हमने नहीं कहा था कि आप ले लें। आप वजीर आज़म बन गए, अब आप आम आदमी के रोजगार का बंदोबस्त करें, खैरात का नहीं, बिल्कुल ना करें। आप कारोबार लाएं, इन्वेस्टमेंट लाएं, माहौल बनाएं यहाँ पे कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला हो सकेगा। आप बिल्कुल ठीक है, मरियम नवाज दे रही हैं, दूसरे सूबे भी करेंगे, खर्च करेंगे लोगों के ऊपर। गरीब आदमी जो खत्ते गुर्बत से नीचे मौजूद है, सतह बिल्कुल उसकी तबाह हाल है, उसके लिए आप करें, लेकिन साथ खड़ा करने के लिए भी करें। और यही हम वॉच करेंगे कि शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में जब कैबिनेट बनाएंगे उसके बाद वो चलेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी चादर इतनी फैल गई है कि बस तबाही हो चुकी है। सही जी, बिल्कुल। अयाज साहब, जाहिर है नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है, जरदारी साहब तो साथ खड़े हैं, लेकिन PDM 1 में बतौर प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब थे तो एक नाकामी का लेबल जाहिर है उनके साथ है। अब उसको धोने के लिए उन्हें बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको कैसा लग रहा है दूसरा दौरे हुकूमत कैसा रहेगा, बहुत सी तवक्कुआत और खदशात के साथ? दुआ, शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि लोगों को उनसे तवक्कुआत बिल्कुल नहीं है। हाँ, खदशात बहुत ज़्यादा है, तो जब तक तवक्कुआत ना हो, खदशात ज़्यादा हों, तो वो आपके हक में जाती चीज़, जो मैं इस वक्त समझ पा रहा हूँ। आपने PDM बनाई, पीपल्स पार्टी को वजारतें भी दी, बाकी दोस्तों को भी वजारतें दी, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? एट द एंड ऑफ द डे आप ज़िम्मेदार थे उसमें। अब शहबाज शरीफ साहब चूँकि अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, अपनी मिनिस्टर्स होंगे, उनके अपनी कैबिनेट होगी। अब काफ लीग और ये वो MKM को तो जाहिर है आपको देना पड़ेगा। पहले ही फजलुर रहमान साहब को आपने नहीं दिया शेयर इलेक्शन में, तो वो देखे ना कितने नाराज़ हुए हैं। आज सुना रात लाहौर भी पहुंच रहे हैं, कराची का वो दौरा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ऐसे कि वो कोई एहतजाज के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी पार्टी को, जो फजलुर रहमान साहब की मुझे समझ आ रही इस वक्त तक। अब जब तवक्कुआत नहीं होती तो जाहिर है फिर आपके पास मार्जिन भी है कि आप काम करके लोगों को ये बताएं कि भाई तवक्को नहीं थी इस दफ़ा, ये देखो ये मैंने कर दिया है। इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना नहीं आ रहे तो सबसे पहला पॉजिटिव साइन तो मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, ये भी उनकी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि इसहाक डार साहब उनके वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। वो जब मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने चूज़ किया था, वो उनको आगे लेके चलते तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होता, वो इतने हालात ख़राब ना होते। लेकिन चूँकि ये कायद का फ़ैसला था कि जी वो हर हाल में इसहाक डार साहब ने, और फिर इसहाक डार साहब बार बार ये बात भी कर रहे थे कि मिफ्ता को तो मतलब ये कुछ कर ही नहीं रहे, इनको पता ही कोई नहीं कि महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, IMF से कैसे डील लेनी है, वो सारा कुछ। तो वो यकीनन फिर कायद भी इम्प्रेस हो गए होंगे कि यार ऐसे ही है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से असल में वो जो उन्होंने कहा आज 9 मई के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये बिलावल साहब के उस डिमांड का भी जवाब है जिसमें वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे 9 मई के हवाले से, ये उनको भी जवाब दे दिया गया। एक काम और बड़ा अच्छा किया है आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हमारा इलेक्शन के अमल से कोई ताल्लुक नहीं था, हमने सिर्फ सिक्योरिटी फ्राहम की। अब राजा साहब पे प्रेशर और बढ़ गया। आज जो फॉर्म 45 का तमाशा
आज वेबसाइट पे उन्होंने रखा है अपना वो करके, खुदा की पनाह तारीख में अगर किसी ने इस तरह के फॉर्म 45 देखे हों तो मैं उसका मुजरिम होऊंगा। मतलब आपने जहां दिल किया वो 7 डाल के 712 बना दिया है। मतलब कार्बन कॉपी में उसके बाद बॉल पॉइंट से ऊपर की हुई। यार कुछ खुदा का खौफ करो राजा साहब। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर था आप ये ना उस पर करते, अपलोड ही ना करते। मतलब एक तो पहले ही आपने वो डबल डेज ले लिए, 14 दिन में करना था, ऑलमोस्ट 26 दिन ले लिया आपने। उसके बाद जब किया तो मतलब ये कोई काम है? ये खुद भी देख लेते ना अगर बैठ के अपलोड करने से पहले। तो मेरा ख्याल ये कहते कि यार इस दफा माजरत ही कर लो कि ऐसी फॉर्म 45 नहीं कर रहे। मतलब क्या तमाशा क्यों बना रहे हैं यार इलेक्शन को? आप मुसलसल बनाते जा रहे हैं। कहीं किसी चीज की तो खुदा के लिए क्रेडिबिलिटी रहने दें इस मुल्क में। हर चीज की क्रेडिबिलिटी आप बर्बाद करते जा रहे हैं। बहरहाल एंड पे मैं यही कहूंगा, हम दुआ गो हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो जो उन्होंने अपने गोल्स को सेट किए हों चीजें ठीक करने के लिए, कम से कम वही पूरे कर लें तो शायद किसी ट्रैक पे हम चढ़ जाएं, वरना इस वक्त तक तो कोई उम्मीद नहीं। जी फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है जब वज़ीर आला पंजाब थे तो खादिम आला और बड़ा काम उन्होंने किया पंजाब में ख़ास तौर पर। तो अब क्योंकि पहले PDM 1 में उस तरह से मायूसी हुई, उनको प्राइम मिनिस्टर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो अब जिस तरह अयाज साहब भी हवाला दे रहे हैं, आमिर साहब भी बात कर रहे थे, अब उनकी अपनी काबीना होगी, अपने ही लोग होंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा कि हमें तो एक खुशगुमानी का मुजाहरा करना चाहिए कि बेहतर परफॉर्म कर लेंगे और करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनसे उन्होंने जो 18 महीने में गलतियां की थी वो गलतियां जो हैं वो दोहराएं नहीं। इसहाक डार साहब को लाना एक बहुत बड़ी गलती थी, वक्त ने साबित किया। अब ये इसहाक डार साहब इस पर वजीर खजाना नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी गलतियों का जो है मानना शुरू कर दिया। ज़्यादा बेहतर ये है कि इसहाक डार साहब को कैबिनेट भी मिला रखें। जब ज़रूरत से ज़्यादा आपसे भारी आदमी किसी फोरम पर होता है तो फिर वहाँ आपकी आवाज़ जो है ना दब जाती है, आप उसके वजन में जो है ना दब जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसहाक डार साहब को जो है वो कैबिनेट में नहीं रखें। दूसरा काम, आप जो भी काम करें पार्टी की मुशावरत के साथ करें, क्योंकि इस 16 महीने की जो हुकूमत थी उसको मुस्लिम लीग नून ने, मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने डिसोन कर दिया था। आम आदमी से आपको क्या शिकवा करेंगे? आपकी जो लीडरशिप भी जो है वो आपकी हुकूमत को तस्लीम करने को या हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसको ओन करने को तैयार नहीं थी। आपकी वजह से नवाज शरीफ साहब मजबूर हुए 2013 की हुकूमत पर बात करने की। जो इनकी 16-18 महीने की गवर्नमेंट थी, पूरी इलेक्शन कैंपेन में नाम नहीं, आज तक वो नाम लेने के रवादार नहीं था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो समझते थे ये हुकूमत जो है आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनी है। तो अभी पार्टी को भी जो है आप ओन रखें, पार्टी आपके फैसलों को ओन करे, आप पार्टी की मुशावरत के साथ जो है वो काम करें और कोशिश करें कि एक थिंक टैंक बनाए हर शोबे का, अच्छी पॉलिसियां लेकर आए। हुकूमत जैसे तैसे आ गई, अब इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है कि कैसे आई, आ गई, अब इसको लेके चलना है। आप जो है अच्छी पॉलिसियां बनाए, मुश्किल फैसले करें, चाहे वो फैसले मकबूल फैसले ना हो, लेकिन उसके असरात आने वाले दिनों में, आज तो हमारा मुश्किल है, हो सकता है कि हमारा कल भी है ना और मुश्किल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि इनके मुश्किल फैसलों से हमारा परसों जो है वो आसान हो जाए। लेकिन ये उस वक्त मालूम चलेगा जब इनके फैसले सामने आएंगे, उनमें बसीरत कितनी है, उसमें दानाई कितनी है, उसमें जो है मामला फहमी कितनी है। जब तक इनके कोई फैसले सामने नहीं आ जाते, पॉलिसियां सामने नहीं आ जाती, हम और आप तो राय देने को तैयार नहीं। जहां तक ये जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, बाकी अगर ना करते तो इलेक्शन कमीशन के लिए जो है ना अच्छा होता है। जिस तरीके से फॉर्म, अब ये जो सोशल मीडिया पे मैं जो 1-2 घंटे से देख रहा हूँ जो आना शुरू हुए हैं, खुदा की पनाह क्या काम कर गए लोग। हो सकता है कि इनको दोबारा से इसको चेंज करना पड़े। सही, अगर ये समझते हैं कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त है तो फिर ये अब ये लाजिम हो गया है कि जिन लोगों के पास जाली फॉर्म 45 है आप उनके खिलाफ मुकदमात कायम करें, उनको आप इबरतनाक सजाएं दें। इसका मतलब किसी एक का फॉर्म 45 जो है ना वो सही है, एक का गलत है, तो जो हारने वाला उम्मीदवार लेके घूम रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना वो जाली है। तो जो जाली इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के आईनी इदारों के साथ, तो अब वक्त आ गया है कि उनके खिलाफ जो है ना आप इबरतनाक कार्रवाई करें। अगर आप समझते हैं कि आप हक के ऊपर हैं, अगर आप उनको खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपने इस फॉर्म 45 को भी जो है वो ऑन करते रहेंगे तो फिर तो ये आपका अपना मजाक बनेगा, आपका अपना तमस्कुर जो है वो उड़ेगा। या बेहतर ये है कि कोई ऐसा काम कर दे कि साइड बैठ गई या कोई एरर आ गया, ऐसा होता है ना, एरर आ जाता है या उसमें कोई, ताकि सिस्टम ही क्रैश हो जाए और हाथ से मुरम्मत की है उन्होंने सारे फॉर्म 45 को, इतनी मेहनत की है, इसकी तो दाद देना यार।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब। नहीं, हाथ से तो उसी रात को हो गई थी, बस उन्होंने पेश कर दिया। नहीं बड़ा टाइम लगा, उसी रात नहीं हुई। किस तरह से देख रहे हैं आप दूसरा दौरे हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का? चैलेंजेस उनके सामने हैं बहुत सारे, आपको क्या लगता है वो इन चैलेंजेस पर पूरा उतरेंगे? दुआ आपकी इजाजत हो तो मैं ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलें साथ ही सवाल पूछिए। जी जी बिल्कुल पूछिए, ताकि वो साथ रिस्पॉन्ड कर देंगे। पूछिए ब्रिगेडियर साहब, आप वैसे वजीर दाखिला सिंध में क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ बड़ा इल्जाम लगाती है कराची में धांधली हुई, ऐसा आपने कुछ महसूस किया? जी देखिए, मैं बड़ी क्लियरली ऑनेस्ट तरीके से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास मैंडेट बड़ा क्लियर था फौज का, और वो इलेक्शन कमीशन दिया था, और ट्रस्ट मी वी डिड इट स्प्लेंडेडली। वो ये था कि स्मूथ और सिक्योर इलेक्शंस, ना यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना जहाँ पर लोगों वोटर डालने में किसी के लिए रुकावट की गई, और उसके बाद कोई धमाका नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पार्टियों में लड़ाई नहीं हुई, किसी को हमने वेपन लेके आने नहीं दिया। दैट वाज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डिड इट एटलीस्ट इन सिंध। और यही मैंने जो सुना है कि सारे प्रोविंस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। इसके अलावा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये आपका प्रोपेगेंडा इज फॉर द गवर्नेंस। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, फिर आपके पास आरओज, फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये दे वर डिफरेंट पीपल, दे वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनेस्टली आई फील, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हमने अपने इलेक्शन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने पूरी की है। सेकेंड ये कि देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम, और ये सारा ओनस इस वक्त इसलिए आएगा कि आप सिर्फ PMLN और MQ में PMLQ ये 2-3 पार्टियां इनके साथ होंगी। पीपल पार्टी ने अपने को अलग कर लिया है। डिले मिनिस्ट्रीज की मुझे समझ नहीं आती कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज 4 मार्च हो गए, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ ओवर। व्हेन यू इन द मेजॉरिटी, बट दैट टाइम यू शुड हैव सिलेक्टेड योर मिनिस्ट्रीज, और जब वोट लेते हैं आपको 2 दिन के अंदर मिनिस्ट्री अनाउंस कर देनी चाहिए। व्हाई आर वी डिलेइंग इट? जिससे आप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, मुहर्रम आ रहा है, फिर आपका ये हुकूमत के ऊपर, ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ही हैज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और उसके अंदर यूथ आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट 5% है। आप उनके लिए क्या एक्स्ट्रा करते हैं वो आपने जरूर देखना है। फिर उसके बाद जिस तरीके से इकोनॉमी का बुरा हाल है, फिर महंगाई है, ये बेसिक टास्क है, और इसको करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले ये देखें कि आपने इकोनॉमी को, महंगाई को कैसे, रमजान इज कमिंग, और ये जो होता है ना कि मुफ्त चीजें दे देनी, 70 लाख लोगों को हम आटा फ्री दे देंगे, डोंट डू दिस, प्लीज रिड्यूस द प्राइस, और लोगों को बेकारी मत बनाएं। आप करके देखिए ताकि लोग अपनी अना को, उनकी ईगो भी ना हर्ट हो, और आप वो ले लें। सेकेंड इसकी तरफ देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट को चाहिए कि 1-2 साल में छोटे छोटे मंसूबे बनाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जो गिलगित बल्तिस्तान में 1 लाख मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं 6-7 रुपए के ऊपर। आप देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम होगी, आप दुनिया में कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं। ये डूएबल थिंग है। सेकेंड, जो FBR के अंदर सेल टैक्स, इनकम टैक्स में जो चोरी हो रही है, प्लीज स्टॉप इट। मिनिस्ट्रीज में जो आपने स्टेबिलिटी करनी है करें, ये चीजें करें जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि रियली मिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज कैबिनेट इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ये विजिबल चेंजेस आनी चाहिए जो हम नहीं करते हैं। उसके बाद बड़ा अच्छा मैंडेट आपके इनिशिएटिव चीफ ऑफ मिनिस्टर वो SIF थी कि आप पाकिस्तान के लिए और कैसे एग्जिट करना है। आपने माइन मिनरल जिसमें $10 ट्रिलियन के आपके पास रिजर्व्स हैं, उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। और लास्ट इज इनकम टैक्स। 3 साल में जो आपकी स्टडीज हैं वो ये है कि $100 बिलियन वी कैन अर्न। ये वो चीजें हैं, लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव द बेस्ट ऑफ गवर्नेंस। मेरिट को लेके चलें, पिछले हुए मोरों को मत लें। ब्रिंग सम न्यू पीपल ऑफ पाकिस्तान, न्यू गवर्नमेंट हैज कम एंड दे वांट टू समथिंग अच्छा। और सेकंड, रिकंसिलिएशन, टेक इनिशिएटिव, ट्राई के कहीं पॉलिटिकल पार्टी को बिठाएं और फाइंड अ सॉल्यूशन। सही है, बड़ी अच्छी बातें आपने की। ये तो अब अमल करने पर है ना, ब्रिगेडियर साहब की अमल करते हैं, और ये वाकई बहुत बड़ा अलमी है। भिखारी नहीं बनाना चाहिए, ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि रोज़गार मिले, और ये जो खाने पीने की चीज़ें, जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जिसकी कीमतें आसमान पर हैं, अगर उसको कम कर दें, उनकी पहुँच में आ जाएं, तो जाहिर है वो ये जो सस्ती चीज़ें देने की इनको नौबत नहीं आएगी। इनकार ही समझिए। ठीक है, इलियास साहब, आपको क्या लगता है
चैलेंजेस बड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब पूरा उतरेंगे आपकी तवक्कुआत पर? जाहिर है हम भी अवाम है, इलियास साहब कह सकते हैं। बिल्कुल जी, अवाम की जी तवक्कुआत वगैरह जो हैं, अवाम को तो एक ही तवक्को है कि महंगाई किस तरह कंट्रोल की जाएगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इनकी आमदन किस तरह बढ़ाई जाए, लोगों को रोज़गार मिले। लोगों की ये तवक्को है, इनसे ज़्यादा कोई नहीं कि उनके बच्चों को तालीम मिले, बिजली के बिल कम आए और खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों। और रमज़ान आ गया, इनके लिए टेस्ट केस है, तो वो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो लगी हुई कर रही है, देखें वो किस हद तक कामयाब होती है। असल में इनको जो है कि सर्वे एक नए सिरे से करने चाहिए कि जो कम आमदन वाले लोग हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उन लोगों की निशानदेही करें। पुराने सर्वे किए हुए हैं, उन सर्वों में वो अभाम भी पाए गए, कई लिस्टें भी गलत थी, तो अब दोबारा सिरे से करनी चाहिए, फेडरल बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए करवानी चाहिए, ताकि लोगों को सामने लेके आना चाहिए, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी आमदन बहुत कम है। आप देखें इधर हमारे तो यानी कि 70-80% लोग होंगे जिनकी आमदन बहुत कम है और अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि वो अखराजात इस सेंस में कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो देखें वो सड़कों पर होंगे। अब बिजली के बिल गर्मियों में ज़्यादा आते हैं और बिजली आते ही महंगी हो गई है, किसी किस्म का रिलीफ नहीं उनको मिल रहा। तो लोग ये एक तवक्को होती थी रिलीफ मिलने पे, तो वो गवर्नमेंट की ऐसी खबरें आ गई कि रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं मिल रहा इनको। क्या रमज़ान में एक महीने में सस्ता दे देंगे, सब्सिडाइज चीज़ दे देंगे, उसके बाद क्या होगा? यूटिलिटी स्टोर खुले हुए हैं, उधर से कोई सब्सिडाइज चीज़ नहीं मिलती। या बस रमज़ान में सस्ती करते हैं चीज़ें और फिर उनकी क्वालिटी गिर जाती है या मिलती नहीं है। लोग चक्कर लगाते रहते हैं। आप देखें आटे के असूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, नहीं करते वो, बस इसी तरह करके बस यही सियासत होती है, लोगों को इन जरिया माश और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया है। लोग इन चीज़ों से नहीं निकल रहे, लोग इन मसलों में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए रिलीफ के लिए कोई इकदाम करें, बेहतर अंदाज में करें। अब पंजाब ले लें, पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी है, इधर देख लेंगे, इधर सबसे ज़्यादा लोगों की आमदन भी कम है, लोग गुर्बत की जो खत है ना वो भी ख़त्म हो गई है, उससे ज़्यादा जो दरमियानी मीडियोकर थी वो फैमिली नहीं नज़र आ रही, वो ख़त्म हो गई। अब लोगों को चाहिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ इकदाम करें, रोज़गार तलाश करें और वो छोड़े सियासी कल्चर जो है वो उसको छोड़ के इनको निकलना पड़ेगा। आके लोगों के देखें मसाइल, उनके मसाइल क्या हैं, लोगों की बुनियादी चीज़ें, वो जो चीज़ें सड़कों से पुलों से, इन चीज़ों से किसी को कम फायदा नहीं होना। लोगों को देखें, लोग खाने पीने को तरस गए हैं कि उनको चीज़ें नहीं मिलती। दाल के रेट देख लें, सब्जी के देख लें, 200-300 रुपए से कम सब्जी मिलती नहीं है। तो क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? अगर दाल नहीं, गोश्त नहीं, दाल नहीं तो सब्जी के लिए तो वो रोटी देखें, रोटी की कीमत भी महंगी है, रोटी भी 30-35 रुपए की, 25 रुपए की। जी वो पूछ रहे हैं आपसे, आप आए ना, आपको 200-300 रुपए किलो। आपको तो मैं कहा इतवार बाजार इस्लामाबाद में 100 रुपए किलो मटर मैं लाया हूँ, तो आप कहाँ से खरीदते हैं? मुझे भी पता चले ना कि ये रेट्स जो हैं। शायद आप कहीं पूरा रेट बता रहे हैं आप, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हरी धनिया है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि किसी DHA की किसी एयर कंडीशन दुकान से खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? नहीं, मेरे कायद की बरकत इस्लामाबाद में शुरू हो गई। आमिर साहब आपकी ना आमदन ज्यादा है, आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, आप जाके कच्चा सौदा ले आते हैं, वो सस्ता मैंने आपसे पूछा है कि आप जो रेट बता रहे हैं वो DHA के किसी शॉपिंग सेंटर से खरीदते हैं जहाँ AC लगे हुए हों। मैंने तो आपको एक मैसेज गाना चखवाया देख का, आप इतने सीख पाओगे। मैंने तो हर चीज सस्ती मिलती है, पता नहीं आपने। अच्छा, आप प्याज का रेट बताइए क्या है? खुद जाके अब मैंने आपको एक दाना चखवाया देखा, अब आप आगे ना अपने रेट बताएं, क्या प्याज ना करें बात, प्याज का मैंने आपको एक बात बता दी, प्याज का रेट बताएं, आप बता दें जो आप ला रहे हैं। प्याज का रेट जाहिर है बहुत महंगा हुआ है, का रेट बताएं, आ रहा है कल रेट लिस्ट आप छेड़ गए, जरा सा आपको छेड़ते हैं ना तो आप फंस जाते हैं, आपको बताना ज्यादा चीजों का। बहरहाल जी आप सबका पॉइंट आ गया। सवाल हमारा यही था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत कैसा रहेगा, बहुत सारे चैलेंजेस, और जिस तरह से अभी सब्जियों के रेट्स पर लड़ाई भी हो रही थी, तो जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है, यानी खाने पीने की चीज़ों में, जो कि बड़ी ज़रूरी हैं एक आम आदमी के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, PTI जाहिर है फाइट कर रही है पार्लियामेंट के फोरम पर भी। हम सवाल ये रख रहे हैं कि PTI अपने बानी की रिहाई और सियासी वापसी क्या मुमकिन बना पाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। हम आज ये करारदाद असेंबली में पेश कर रहे हैं
कि इमरान खान के खिलाफ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफोर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं, और हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया। ये वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था, लोगों ने PTI को वोट दिया था कि ये इसके रिजर्व सीट बनाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। नाज़रीन, PTI अपने बानी और दीगर सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए मुतहरिक है। एक तरफ अदालतों में कानूनी जंग लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद भी जमा करवा दी गई है। सीनियर रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी PTI के खिलाफ जितने मुकदमात हैं फिलफोर वापस लिए जाएँ और शाह महमूद कुरैशी समेत हमारे जो रहनुमा कैद हैं उन्हें रिहा किया जाए। इसके साथ साथ PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ इतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। आज बानी PTI की हमशीरा ने बानी PTI का एक पैगाम भी दिया, जिसके मुताबिक बानी PTI ये कहते हैं कि जिन्होंने वोट चोरी किए उनके साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि बानी PTI चाहते हैं कि मुफाहमत बिल्कुल उस तरह हो जैसे नेल्सन मंडेला ने मुफाहमत की थी। क्या इस नौयत की मुफाहमत मुमकिन है और क्या PTI अपने बानी के लिए सियासी स्पेस पैदा कर पाएगी? ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी के लिए सियासी स्पेस पैदा कर सकेगी? क्या रिहाई और सियासी वापसी बानी PTI की मुमकिन है? जिस तरह पार्लियामेंट के फोरम पर भी करारदाद जमा करवाई गई, कानूनी तौर पर तो जाहिर है एक उनकी जंग जारी है। ब्रिगेडियर साहब, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अभी केसेस बनेंगे। नाउ द रेमेडी दे हैव टू गेट थ्रू कोर्ट्स। बिल्कुल आप अपना प्रेशर डाल सकते हैं, आप करार दिलाने का तो है लेकिन करार पास नहीं होगी, आपको करनी चाहिए। यू हैव टू बी लॉजिकल। आप खड़े होकर बात करें, बताएं कि जी ये इश्यूज हैं, इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात इनको दूर करना चाहते हैं, बट प्ले पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल एज ऑपोजिशन। ये भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अवाम ने आपको वोट दिया है, उनके लिए आप खड़े होकर बात करें। जहाँ हुकूमत गलती करती है निशानदेही करें। ये है असेंबली में आपका किरदार होना चाहिए। जो केसेस हैं कोर्ट पे चल रहे हैं उनको आप कंटेस्ट करें। अगर अभी से प्रेशर डालेंगे तो ये याद रखें कि ऐसे केसेस जो हैं ये आपको कोर्ट से ही रिलीफ मिलती है। आपका प्रेशर होगा तो कोर्ट में आप देख लें नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ केसेस का क्या हुआ। बट देन यू हैव टू मेक एन एफर्ट इंस्टेड ऑफ धरने दे देना और ये देखें क्या हमारी इकॉनमी इस वक्त इन चीज़ों को मुकम्मल हो सकती है। आपने ये देख के आगे बढ़ना है। आप हुकूमत को सजेस्ट करें कि जी यस इकॉनमी के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, यूथ के लिए ये प्रोग्राम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए, आपको ग्रीन ये इनिशिएटिव केयर टेकर के वो बेचते थे उसको लेके चलें। ये चीज़ें करेंगे तो मुल्क का तो फ़ायदा करें। आप आपस में सोचेंगे कितना मुल्क का हमारा नुकसान हो रहा है। इधर IMF की 17 चीज़ों पर ऑल सेल टैक्स वो कह रहे हैं आप टैक्स बढ़ा दें, कितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं। ये चीज़ों के लिए आप सजेशन दें। हुकूमत और अपोजिशन का काम ये चीज़ें करने का नहीं है कि लड़ाई झगड़े एक दूसरे को करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। डोंट डू दिस। आप वो बात ठीक है कि आपको अब ये चाहिए कि आप पॉजिटिव और लोगों को शो करें यू पीपल आर वेरी मैच्योर। आप डिलीवर कर सकते हैं। अवाम क्यों लेकर आए आपको? अवाम इतना क्यों जोर लगाए आपको लाने के लिए? आप $60 बिलियन आपके पास खर्च हुआ है, उसका अवाम को फायदा तो होना चाहिए। आई थिंक ये देखने की जरूरत है। इसके लिए फॉलो करें। आई एम श्योर कि पाकिस्तान 1-2 साल में बेहतरी की तरफ जा सकता है, बट दिस नीड्स टू बी रियली विद पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, मेरिट, जीरो करप्शन और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये 4 चीजें करेंगे तो हम जी आया साहब। मुझे लग रहा है कि ब्रिगेड साहब कोई नॉर्वे या स्वीडन की किसी अपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं या वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो तजावीज़ दें। वो ब्रिगेड साहब भी यहाँ तो सगा भाई तजवीज़ नहीं देता, वो कहता है कि मैं आऊँगा तो फिर फार्मूले लाऊंगा और मैं इस मुल्क को तरक्की दूंगा। यहाँ अपोजिशन से आप तो कर रहे हैं कि वो लेके आएगी। और दूसरा ये जो वो बानी PTI के हवाले से आपने कहा ना नेल्सन मंडेला की तर्ज पे,
तो वो तो जाहिर है उनका इशारा किसी और तरफ है, इनको तो वो माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपने पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए, आप देखें फजलुर रहमान साहब से बात कर लिया आपने, महमूद अचकज़ई को आपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता शायद मेरा ख्याल अभी अर्ली है कि चलें यहाँ तक पहुँचे हैं, हो सकता है कि कल को हम देखें कि इन पॉलिटिकल फोर्सेस से भी बात कर रहे हो इमरान खान साहब। ये बात तो करनी पड़ेगी उसके, ठीक है आप प्रेशर बनाएंगे, असेंबलियों के अंदर भी बनेगा प्रेशर, बाहर भी बनेगा जब आप एहतजाज कर रहे होंगे, वो प्रेशर तो अपनी जगह रहेगा। और अदालतों पे तो खैर मैं नहीं कमेंट करना चाहता, वो ब्रिगेड साहब ने जो कहा कि अदालतों में जाएं, वो ब्रिगेड साहब को भी पता है, लेकिन चलें बहरहाल कहना पड़ता है कि कोई नहीं, अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिला करता इस मुल्क में, वो रिलीफ उसी वक्त मिला करता है जब रिलीफ देना चाह रहे होते हैं, उससे हट के नहीं मिलता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को आइसोलेशन में अब नहीं जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलके अल्टीमेटली ये इस मुल्क में अगर चीज़ें ट्रैक पे आनी है तो ये सब पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि आज के बाद जैसे मिसाके जमहूरियत हुआ था ना, ये अब उससे आगे की चीज़ है। वो मिसाके पाकिस्तान कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, कि बैठ के तय करना पड़ेगा। अच्छा हम सुन रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही होती है चीफ जस्टिस साहब के लिए हर इदारा अपने उसमें रह के काम करे, यहाँ इदारे अपनी हदूद में रह के काम हुजूर नहीं कर सकते। उसकी वजह कि दूसरे इदारे वाले उनको घसीट के ला रहे होते हैं कि नहीं आपकी ऐसी कि तैसी, आप मतलब ये कैसे हमें आप तनहा छोड़ सकते हैं। ये चाहे अदलिया हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, सबके अपने मफाद के लिए वो चाह रहे होते हैं कि ये हमारे साथ किसी तरीके से आके खड़े हो जाए। जब ये तय कर लेंगे एक दफ़ा कि जी हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं पॉलिटिशियंस, और उसके बाद से ये चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। वरना फिर इसी तरह कल को हो सकता है आज जहाँ PMLN है काम, वहाँ आपको PTI नजर आ रही है। जी आमिर साहब, दायरे का सफ़र है, मकाफात अमल का सफ़र है और ये चलता रहेगा, क्योंकि सियासतदानों ने तो इस तरह नहीं करना। और जो नेल्सन मंडेला की ख्वाहिश है वो तो ये है ना कि कई अशरों की जेल के बाद फिर ये तय हुआ कि जी पहले जुर्म तो मानो ना, पहले जुर्म मानना पड़ेगा। जुर्म कौन मानेगा यहाँ पे? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को इस तरह सादा से समझ लिया जाता है कि ये एक स्लेट है जिसके ऊपर आप पोछा मारेंगे और साफ़ हो जाएगा। आपको तस्लीम करना पड़ेगा ना कि रियासत के ख़िलाफ़ आपने क्या किया, आप तशद्दुद से बाद आते हैं नहीं आते हैं। आप तो आज कह रहे हैं कि जी जो जफ्फी डालेगा, जो हाथ मिलाएगा उसके साथ हम नहीं चलेंगे, हमारा कोई मेंबर किसी हुकूमती, तो आप तो बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं ना। बुनियादी तौर पे आप अपने लोगों को प्रेशर में डाल रहे हैं। मैं कल भी यही कह रहा था कि वो जो बंदा थोड़ी सी गुफ्तगू करेगा वो अपने ओहदे पे नहीं रहेगा खान साहब की तरफ से। तो ये जो पंजाब में हुआ, जो यहाँ हो रही है बातचीत, यानी ये आप मुआनके से मना कर रहे हैं, आप मुसाफे से मना कर रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? फिर आप कौन सी मुफाहमत तलाश करना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं हुआ करती। आपको पार्लियामेंट में जिन लोगों को बिठाया है उनको इख्तियार देना पड़ेगा, तभी कुछ आपके लिए रास्ता बनेगा। करारदाद आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके रास्ते अदालतों से निकलने और वो वैसे ही निकलने हैं जैसे हमेशा से निकलते आए हैं, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अपीलें लग गई हैं, लोगों की 6-6 साल भी अपील नहीं लगती हाई कोर्ट में, और खान साहब के साइफर केस की बाकायदा अपील शुरू हो गई है और दोनों जजेस ने सुनी है, और मंडे से बाकायदा उसकी शुरू होगी कि FIA के प्रोसिक्यूटर्स आएंगे, वो अपना जवाब देंगे और वो 5-6 समातों में फैसला हो जाएगा, उसकी तवक्को हो रही है ये। उसके बाद तोशा खाना आ जाएगा। तो ये इससे बड़ी, इस सिस्टम के अंदर खान साहब को अगर कुछ सजाएं हुई हैं तो इससे बड़ी रियायत भी उनको फटाफट मिल रही है। लोगों को 6-6 साल नहीं मिलती, आम आदमी को भी नहीं मिलती। तो ये आप प्रेशर डालें, ये आपका राइट है, लेकिन ये जो आप रवादारी को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि मैं तो उससे इख्तलाफ करूंगा, आप अपने लोगों को पीछे हटाएं, आपका ऑर्डर चलता है, आप ज़रूर करें, लेकिन उससे जो रास्ता वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं निकलता। वो बात वहीं जा रही है कि जिनसे बात करनी है वो आपसे बात नहीं कर रहे। आप यहाँ पे जो है कि जनाब अदम बर्दाश्त की भी बात करते हैं, मुफाहमत की भी बात करते हैं, और हौसला ये नहीं है कि मेरा मेंबर किसी से हाथ ही मिला ले, और क्यों मिला ले, कि उसका मैसेज बड़ा गलत जाता है। तो फिर यहाँ पे टॉलरेंस ख़त्म है। यहाँ लड़ाई पहले भी हो चुकी है कि गुफ्तगू के अंदर अब आप अगर किसी को समझाएं और आर्गूमेंट एक दूसरे को, मैं किसी सियासी जमात से हट के कह रहा हूँ, अब हमारे माशरे में इस हद तक हो गया है कि जिसका आर्गूमेंट पसंद नहीं उसके साथ लड़ाई शुरू कर दो। तो जब आप पुरतशद्दुद गुफ्तगू पे उतर आएंगे तो फिर आप मुफाहमत नहीं ढूंढ सकते। यहाँ तो अब मटरों की कीमत पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सही है, लियाज साहब और आमिर साहब की वो दिल पे लगी है, वो दिल पे लगी है, मुझे समझ आ गई है। चले अभी क्विकली ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल फैसल साहब, लियाज साहब के टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई अपने बानी की रिहाई और सियासी वापसी को मुमकिन बना पाएगी या नहीं। फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक एफर्ट की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर भी, असद कैसर साहब ने मुतालबा किया कि फिल-4 मुकदमात वापस लिए जाएं, उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, और कानूनी जंग तो जारी है, लेकिन बानी पीटीआई की भी ख्वाहिश आपके सामने है, तो क्या मुमकिन हो सकेगा उनकी रिहाई और सियासी वापसी? दो पहलू हैं। जहाँ तक नेल्सन मंडेला का ताल्लुक है ना, जितने नेल्सन मंडेला पाकिस्तान में है ना, दुनिया में कहीं नहीं होंगे। हमारे मुल्क का तो अलमिया ये है कि कोई आदमी किसी कैदी से मिलने भी जाता है ना, वापस आता है मिलकर, तो वो अपने आप को खुद भी नेल्सन मंडेला समझने लगता है। हर गली के अंदर 2-4 नेल्सन मंडेला जो है ना घूम रहे हैं। अजीब मुल्क के भाई है। बहरहाल देखिए, जो हम हमेशा एक बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई संजीदगी इख्तियार करें, अना का खौल निकालें, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। जब हम बात करते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, तो फिर उसमें बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। कुछ काम खुशी से करने पड़ेंगे, कुछ बादल नाख्वास्ता करने पड़ेंगे आपको। इस वक्त जो पाकिस्तान, देखिए इस वक्त की जो मसाइल है ना, मामूल के मसाइल नहीं है। इनको निकालने के लिए भी हम मामूल के फैसले नहीं कर सकते। अगर इन मसाइल को निकालने के लिए अगर हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो इत्तेफाक और अनारकी ना हो, तो उसके लिए जो भी मेजर जो स्टेप है वो लेने पड़ेंगे, जो इकदाम नागुज़ीर हैं वो उठाने होंगे। अगर वो इमरान खान से बात करना या उनको बहाल लाना अगर लोग समझते हैं कि नागुज़ीर है, तो फिर कर जाएं, छोड़ें जो कुछ हुआ कर जाएं। क्यों? अगर इससे पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता निकल रहा है, इससे 24 करोड़ लोगों की बेहतरी का रास्ता निकल रहा है, तो इस 24 करोड़ लोग, पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सबकी तरजीहात में अगर पाकिस्तान आ जाए, इस मुल्क के अवाम आ जाए, तो हमारे मुल्क के मसाइल जो है ना वो सालों में नहीं, दिनों लम्हों के अंदर जो है ना वो हल होना शुरू हो जाए। बहुत जरखेज ज़मीन है, आला दिमाग वाले लोगों की जहन है, लेकिन अना और एक दूसरे को नीचे गिराने की जो सोच है, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना तबाह बर्बाद करके उसने जो है ना रख दिया। अगर जिस चीज़ से इस कौम के मसाइल हो सकते हैं वो हमें और आपको करने होंगे। मतलब हम और आप क्या करने, हमारी आपकी क्या तो ज़ाहिर औकात नहीं। जो ताकतवर लोग हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उनको ये काम करना होगा, ताकि भाई मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा जो है ना वो सुकून आ जाए। बाकी नहीं आना चाहता तो हमें क्या, वैसी हमारी ज़िंदगी बच्ची कितनी है आसानों की, बाकी भी कोई टेंशन थोड़ी है हमें। सही जी। इलियास साहब देख लें, टेंशन नहीं लेनी, आप मटर की टेंशन ले रहे थे। नहीं, मटर की मैं नहीं ले रहा था। मटर का जिक्र नहीं किया मैंने। मैं तो अब ये जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग को बढ़ा के आपस में मुफाहमत करवाई गई है, तो इन दूसरे मामलात को भी मुफाहमत करनी चाहिए, उस मसले का हल निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो इसी तरह रहेगी। पता है पॉपकॉर्न कितने रुपए किलो चल रहे हैं? ये तो वैसे आपके फेवरेट हैं, आपको हमें बताना चाहिए। वो आपको पॉपकॉर्न के रेट चेक करें यार, में देते हैं, वो बड़ा जरूरी है। इलियास साहब कल बता दूंगा। कल बताएं प्लीज जी, कल बता दूंगा। नहीं, जो कहता है उससे ही पूछ लें। तौर पर इनको चेक, मैंने तो कहा कि वो तो इनके वो फैसल तो मुफ्ते के चक्करों में है ना, फ्री में मिलते हैं, वो मुफ्ते के चक्करों में उनको फ्री में मिलते हैं आमिर भाई। जी इलियास साहब, सूरत हाल यही है, तो आप मुफ्त खाता है, खिलाएगा कैसे? तो मसले का हल निकालना चाहिए, और मसले का हल जब तक नहीं निकलेगा मुल्क में सूरत हाल इसी तरह रहेगी। और सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ें ये हैं कि सियासी जो बनाए जाते हैं ना, एक दूसरे को विक्टिमाइज किया जाता है, एक नैब के जरिए जो केस बना दिए जाते हैं, कभी किसी पर केस बनाए जाते हैं, ये केस ख़त्म होने चाहिए। ये केस जब तक इस तरह ही चलते रहेंगे, और जो अगर करता है तो उसको सज़ा पूरी मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी सज़ा मिले ताकि आइंदा से कोई इस तरह की गलत काम ना करे। तो जाहिर है जो मसले हुए हैं उनके केस तो चलेंगे, उनके केस को फेस करना पड़ेगा। अब जाहिर तरीके लग गई हैं, तो मुफाहमत तो देखने में जो है वो बैठा के इनको करनी चाहिए, ताकि मुल्क को आगे चलाना चाहिए। लिहाज भाई ने तो निपटा दिया भाई, उनको आगे से काम निबड़ना चाहिए। बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। आपको उनको निकालना चाहिए। मुल्क को अगर सही चलाएंगे तो मुल्क चलेगा। सजा के बाद होगी तो कैसी मुफाहमत है? नहीं, इलियास भाई जो है ना थोड़ा सा आमिर साहब को कुछ कर रहे हैं, जिसने लूटमार किए ना, वो जिस तरह माफी का ऐलान होता है, अगर साबित होता, अगर नहीं साबित होते तो नहीं करते कि सबके लिए आम होगा। ये एनआरओ वगैरह ले लेते, मसले हल हो जाते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट चेंज होती है तो दूसरों पर केस बन जाएंगे। सही, बिल्कुल। जब दूसरों पर केस हो जाएंगे, ये मसला है कि मुल्क को चलाना चाहिए, आवाम का फायदा सोचना चाहिए। ये तो अपने सारे मसले हल मैं करता हूँ ब्रिगेडियर साहब से बात, इंशाल्लाह चीजें ठीक। सर आप अभी कर लें, अभी हमारे पास टाइम। ब्रिगेडियर साहब कुछ मेहरबानी है आपकी, चीजें ठीक करना शुरू कर दें
और मैं बानी पीटी को एक मशवरा देना चाह रहा हूँ जाते जाते। जी जी, वो वोट चोरों से नहीं करना चाह रहे हैं ना मुज़ाकरात। तो मेरा मशवरा ये कि पीपल्स पार्टी ने कम वोट चोरी किए, नून लीग ने ज्यादा किए हैं पंजाब में इनके। पीपल्स पार्टी से बात कर चले। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप 1 जून की तारीख दिया करते थे, मुझे याद आ गया अचानक से, तो अब भी कोई तारीख है आपके पास? वैसे अभी तो मेरे ख्याल में छुटेगा, 1 साल तो लगेगा देखना कि किधर कैसे हालात जा रहे हैं, कैसे नहीं, इस पे मैंने एक बात करनी है। जी बताएं। जी जी जी, आमिर साहब वो आपसे पूछ रहे हैं, जी बताएं। वो ब्रिगेडियर साहब वो जून की तारीख तब दिया करते थे जब धमकी मिलती थी कि पहले 100 दिन मस्बत, फिर 6 महीने मस्बत, फिर 1 साल मस्बत, फिर ब्रिगेडियर साहब शुरू हुए थे कि यार 30 जून तक तो। ब्रिगेडियर साहब वाकई धमकी मिलती रही है आपको? ब्रिगेडियर साहब आप जाते जाते सच बता दें आज। आई थिंक मेरे ख्याल में 1 साल आज वैसे ना वो कोर कमांडर्स ने एक फिक्रा कहा है कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तिहाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब। तो आप इश्तिहाल अंगेजी का काम कर रहे हैं, ध्यान करना आप कर रहे हैं। सबसे बेहतर ये है कि ध्यान करें, ये जो आप फैला रहे हैं ना शहर, इस वक्त आप सबका अदा किया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।